हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डीवी राजपूत और आज हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है वो साइंस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। साइंस में मेनली तीन सब्जेक्ट आते हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन होते हैं। तीन के तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अगर हम वरीयता देते हैं तो वो किसको, बायो के लिए देते हैं। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि एग्ज़ामिनर चाहे, जैसे कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो उसमें से अगर एग्ज़ामिनर मान लीजिए 4 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से पूछता है तो उसमें से एक हो जाएगा फिजिक्स से और एक होगा केमिस्ट्री से। बाकी जो बचे दो क्वेश्चन वो किससे, वो मेनली बायो से ही पूछता है। वो क्यों पूछता है, जब आप बायो पूरी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में। तो आइए विदाउट डिले, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम बायो। और बायो में भी जो पहला चैप्टर है दैट इज़ ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो हेमाटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्लड की स्टडी किसके अंतर्गत आती है, वो आती है जनरली तौर पर हेमाटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, इसमें जो हेमो वर्ड है, हेमो इसका मतलब होता है सीधे सीधे ब्लड से, और जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है टू स्टडी। राइट। तो बाकी जो ब्लड की बात करें हम तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, राइट। हेमाटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ब्लड का। और बात करें हम एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है तो वो पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर। और बात करें हम टोटल बॉडी वेट की तो जो कुल शरीर के भार का कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है, तो वो होता है 7 से 8%। और बात करें हम वॉल्यूम की, आयतन की, वॉल्यूम यानी कि आयतन की, तो ये 1/13 भाग होता है। कौन? ब्लड होता है जी। ब्लड कितना होता है, 1/13। तो ये 3 के 3 जो फैक्ट हैं वो तीनों याद रखना। फिलहाल तो 4 बता दिए, लेकिन जो फैक्ट हैं जो वो तीन के तीनों याद रखना। सबसे पहला कि ब्लड की बात करें हम तो ब्लड में जो सबसे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर। दूसरी बात कि बात करें हम टोटल बॉडी वेट की तो कितना होता, तो 7 से 8% होता है। क्या होता है, ब्लड। और बात करें हम नंबर 3, बात करें हम किसकी, वॉल्यूम की, तो कितना होता है, 1/13 भाग होता है। कौन? ब्लड। ठीक, ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना। और जो सबसे पहले बताई थी कौन सी, कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। अगर वो, और क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, जैसे कि इस टाइप से पूछ लेगा जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछते हैं एग्ज़ामिनर, मेनली इस टाइप से पूछता है कि निम्न में से ब्लड का अध्ययन किया जाता है, तो वो 4 ऑप्शन रख देगा, जिसमें से हेमाटोलॉजी ऑप्शन हो उसी पे टिक कर देना, सही हो जाएगा। तो बात करें हम ब्लड की तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। और बात करें हम प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ये ब्लड का हिस्सा होता है, तो ये होता है जी 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा। बाकी का बचा कितना, 40 to 45% क्या, ब्लड सेल्स।
ये जनरली तौर पे ब्लड सेल्स ही नहीं होती, इसमें एक चीज़ और होता है, और वो क्या होता है, वो होता है प्लेटलेट्स, राइट। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, बिम्बाणु। इन्हें हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं इससे, चूँकि पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवरअप करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, बाकी कुछ लोग करा भी देंगे, लेकिन मैं तो भाई साहब इसे पार्टों में डिवाइड कर करके पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। तो विदाउट देरी करें आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा बात करें हम प्लाज्मा की, तो ये ब्लड के अंतर्गत जो प्लाज्मा है, ये एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें जो वाटर होता है, वाटर कितना होता है, 90 से 92% तक क्या होता है, पानी होता है। यानी कि प्लाज्मा क्या है, एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें पानी की मात्रा, संख्या नहीं मात्रा, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है क्या एक अनकाउंटेबल नाउन तो होता है, इसलिए इसकी आप संख्या इसे गिन नहीं सकते। तो वाटर की जो मात्रा है वो कितनी होती, 90 से 92% होती। अच्छा, जो प्लाज्मा में 90 से 92% तक अगर पानी होगा तो बाकी कितना बचा, 8 to 10%, वो उसमें 8 से 10% वो क्या बचेगा, वो बचेगा मेनली जैसे कि हार्मोन है, राइट, हार्मोन है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बाकी क्या बचा, बिलिरुबिन है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन कौन सी, मेनली कौन कौन सी पाई जाती हैं, नंबर 1 एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन। नंबर 2 ग्लोबुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन। नंबर 3 प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा प्रोटीन। एंड नंबर 3 फिब्रिनोजन
प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये 90 से 92% तक प्लाज्मा के अंदर क्या वाटर पाया जाता है। बाकी ये जो सारी चीज़ें बची, क्या क्या चीज़ें, ये कितनी होती हैं, 8 to 10%, 8 to 10%। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, जैसे कि हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो इनकी बात करें हम, तो इनके हार्मोन है, ये सेपरेट चैप्टर है अपने आप में। विटामिन्स का चैप्टर सेपरेट है क्या चैप्टर, बाकी हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और बात करें हम बिलिरुबिन की, तो बिलिरुबिन अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये जब मैं इनको पढ़ाऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो उसी के अंतर्गत जो भी चीज़ आती हैं, क्या इनमें आती हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। जब आपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली, तो ये मान लीजिए ये जो बिलिरुबिन है, इसके बारे में जो जानकारी है आपको मुफ्त में मिल जाएगी। और वो कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिल जाएगी, और ये इस टाइप से मिल जाएगी जैसे कि बीवी के साथ में दहेज फ्री मिल जाता है ना, उस टाइप से मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं हम किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन की। ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो भी हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बात करें हम एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की, तो ये क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर को मेंटेन करना। किसके? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर को मेंटेन करना, यानी कि रक्त वाहिकाओं के अंदर दाब को क्या नियंत्रित करने का कार्य होता है किसका? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का। ध्यान रखना बच्चों कि एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का कार्य क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की। बात करें हम, इसमें 2 फैक्ट देखने को मिलते हैं। पहला तो है इसका क्या कि इसकी अगर जो मात्रा है वो कैसी हो जाए, अनियंत्रित। ध्यान रखना, यहाँ हम बात कमी की नहीं कर रहे। बात करें हम एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड वेसल्स में प्रेशर को मेंटेन करना, अर्थात रक्त वाहिकाओं में प्रेशर यानी दाब को नियंत्रित करना यानी कि संतुलित करना। बात करें हम इस यानी कि एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के असंतुलन के कारण क्या होता है कि रक्त में जल का जो लेवल है यानी स्तर, वो कैसा हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। और बात करें हम इस प्लाज्मा प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है कि मतलब पानी जो वाटर है वो ब्लड वेसल्स से निकल कर बाहर उतरने में इकट्ठा हो जाता है, जिससे आगे का पार्ट या हिस्सा कैसा सूखा हुआ दिखाई देता है। और इस सूखे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? एक डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसे कौन सी डिजीज कहा जाता है? जी हाँ, उसे ओडेमा रोग कहा जाता है, ओडेमा डिजीज, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स मैंने बना दी, एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया किसका? ब्लड वेसल्स का। तो मान लीजिए यहाँ से ये जो ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, अगर इस एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की अगर मान लीजिए कमी होती है, तो क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स से बाहर निकलकर कहाँ? ऊतकों में इकट्ठा हो जाएगा। क्या? इससे पानी इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें से जो पानी है, अच्छा पानी क्यों? क्योंकि जो ब्लड है इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से 55 से 60% तक क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी 90 से 92% तक क्या है? वाटर है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो बात करें हम इस 90 से 92% तक जो वाटर पाया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर।
तो यही जो वाटर है वो ब्लड वेसल से निकलकर बाहर कहाँ, टिश्यूज यानी कि ऊतकों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि ब्लड आगे के लिए क्या, जब वाटर निकल गया तो आगे के लिए ये ट्रैवल कर पाएगा, कर पाएगा जी नहीं, ये नहीं कर पाएगा। और जिसके कारण ये आगे का हिस्सा कैसा दिखाई देगा, सूखा हुआ दिखाई देगा, जिससे एक डिजीज के नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज ओडेमा, ओडेमा डिजीज, राइट, जिसे ओडेमा रोग के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं हम किसकी, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन, ये किस काम में आती है। तो जैसे कि बात करें अगर हम कि बॉडी के अंदर, अगर बॉडी की इम्यूनिटी कौन, यानी प्रतिरोधक क्षमता है वो कौन बनाए रखता है, वो ब्लड सेल्स के अंदर जो एक तो आरबीसी होती है, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। और बात करें हम ब्लड के अंदर अगर प्रतिरक्षा कौन बनाए रखता है, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होता है दैट इज ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। उसके लिए मेनली यही प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। बात करें हम किसकी, फेब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन की, तो ये किस काम आते हैं, ये मेनली अगर ये आते हैं ब्लड क्लॉटिंग के मामले में, जो भी उत्तरदायी होते हैं वो यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो भी उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ये होते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगर मान लीजिए कहीं भी ब्लड में जैसे कि शरीर में कोई घाव बन गया या फिर कहीं से कट गया, छिल गया, फट गया, तो वहाँ से क्या होता है, जनरली तौर पर ब्लीडिंग होने लगती है। अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो उत्तरदायी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कौन होती है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये कैसे होती है वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। जनरली तौर पर ये क्या करती हैं, उस हिस्से पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ये क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि रक्त में थक्का जमाने का काम कौन करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन करती हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड का आवागमन बंद हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का पहला पार्ट। बाकी जो भी जानकारी हुई वो सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ पार्ट भी बना, तो हम आगे के लिए बनाएंगे। तो आई होप मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, and don't forget to comment, right? Thank you, and you're most welcome my channel. Thank you very much.